एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है और उसका मोबाइल फ़ोन पे लगातार फ़ोन किया जाता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका फ़ोन ऑन होता है, लेकिन उसके फ़ोन में कोई रिसीव नहीं करता है। उसके घर वाले, उसके रूममेट लगातार कई बार फ़ोन करते हैं, लेकिन वो लड़की, वो जो युवती थी, वो इस फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी और इसके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ? जब इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी इसकी जानकारी जुटाना शुरू करते हैं और उनके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद उसमें जो नंबर्स देखते हैं, वो देखने के बाद पुलिस भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो भी चौंक जाते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो मैं आपको घटना बताऊँगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा और ये जो घटना था दोस्तों, बिल्कुल दृश्यम मूवी की तरह इस घटना को अंजाम दिया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को। अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना जो है अभी हाल ही का है। वहाँ पर एक नागपुर ज़िले में एक लड़की रहा करती थी। वो अपने रूममेट के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम ज्योत्सना था और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी और वो अपने रूममेट के साथ रहती है और एक दिन वो अपने रूममेट से ये कहकर निकलती है कि मैं जा रही हूँ और कुछ ही घंटों बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन वो इतना कह के घर से तो निकलती है, लेकिन वापस दोबारा घर नहीं आती है। उसका जो रूममेट था, वो उस लड़की जो तन्ना को बार-बार फ़ोन कर रहा था। उसके फ़ोन पे कॉलिंग तो हो रही थी, लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था और इस घटना को लेकर उसकी रूममेट उसके माता-पिता को ये जानकारी देते हैं और उसके माता-पिता भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की के फ़ोन पे बेल बज रही थी, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था और उस फ़ोन का लोकेशन तुरंत ही यूँ ही बदलते रहता था। कभी नागपुर में तो कभी नागपुर से बाहर, कई अलग-अलग जगह की लोकेशन दिखाया जा रहा था, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। आखिरकार जब उस ज्योत्सना की कोई पता नहीं चलता है, तो उसका भाई इस घटना को लेकर वहाँ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर, जो कि नागपुर के बड़ेर के पास रहते हैं, वहाँ पर जाकर वो इस घटना के बारे में सूचित करते हैं और एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं अपनी बहन के गुमशुदगी होने का और इस घटना को जो है पुलिस बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उसकी छानबीन करना शुरू करते हैं और सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और उसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके फ़ोन का लोकेशन हर जगह, हर मिनट अलग-अलग जगहों पर दिखाई दे रहा था, जिससे पुलिस को भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी-जल्दी इसकी लोकेशन कैसे बदल रही है। बाकी उस घटना को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई भी सुराग नहीं था और ना ही उस लड़की की अभी तक कोई पता चला था कि आखिर वो कहाँ गई और कहाँ गायब हो गई। इस घटना के बारे में अचानक से उसका भाई फिर से जाता है पुलिस स्टेशन में और दोबारा से अपनी बहन के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उसमें वो कहता है कि हो सकता है कि मेरी बहन को किसी ने अपहरण कर लिया होगा, क्योंकि वो पढ़ी-लिखी लड़की थी और वो जो है स्वयं अपना ऑटो ऑटो शॉप का जो दुकान होता है, उसमें वो काम किया करती थी और अच्छा खासा पैसे कमाया करती थी। लेकिन वो बराबर अपने परिवार वालों से, अपने माता-पिता से हमेशा संपर्क में रहती थी। तो वो लड़की अचानक से गायब हो गया, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ी बात है और पुलिस इन बातों को भी मानती है और उसको और भी अच्छी तरह से ढूँढने का कोशिश करता है और हर जगह पता लगाया जाता है। जब पुलिस उसकी मोबाइल की जो कॉल डिटेल्स निकालते हैं, उसके मोबाइल में एक नंबर दिखता है, जो नंबर अजय वानखेड़े का होता है। अब पुलिस के पास एक सुराग था कि आखिर ये वो अजय वानखेड़े कौन है? यह अजय वानखेड़े भी नागपुर का ही रहने वाला था और ये एक आर्मी ऑफिसर था और इसकी पोस्टिंग नागालैंड में हुई थी।
और यहीं से जो कहानी शुरू हुआ वो हैरान कर देने वाला था। यही आर्मी के खूनी इश्क की कहानी है। इसने जैसे ही इस अजय वानखेड़े के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो सोना के माता पिता से मिलते हैं और उनसे इसके बारे में पूछते हैं। तो जो सोना की जो माता पिता थे वो बताते हैं कि हाँ, ये अजय वानखेड़े को जानती है और इन दोनों की मुलाकात लगभग आज से 1-2 साल पहले एक सोशल जो वेबसाइट है, जो मैरिटल यानी कि शादी वाली जो वेबसाइट है, उस पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी और इन दोनों के बीच शादी करने के लिए भी बातचीत चली थी। लेकिन इन दोनों के बातचीत में कुछ अच्छी बातें नहीं हुई, जिससे इनकी शादी नहीं हो सकी और इनके माता-पिता से भी मुलाकात हुआ था, परिचय हुआ था, लेकिन इस शादी में कुछ ऐसी वजह रही, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो सकी। अब यहाँ अजय वानखेड़े के बारे में जो जानकारी पुलिस के पास थी, अब वो अजय वानखेड़े को ढूँढना शुरू करते हैं, क्योंकि अजय वानखेड़े वहाँ एक डायबिटीज़ बीमारी को लेकर आर्मी हॉस्पिटल में ठीक उसी दिन भर्ती होते हैं, जिस दिन जुत्सुन्ना नागपुर में अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस को कहीं न कहीं उसके ऊपर संदेह हो जाता है कि आखिर ये उसी दिन इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई और जो भी इसका इलाज चल रहा होता है, तो वहाँ के आर्मी हॉस्पिटल में जो उनके सीनियर होते हैं, उनको कहते हैं, जैसे इनकी तबीयत सही हो जाए, आप हमारे नागपुर पुलिस ऑफिसर को सूचना करेंगे और आप हमारे हवाले अजय वानखेड़े को कर देंगे। उसके बाद उसकी बहुत ही अच्छी तरह से जो है इलाज किया जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में अजय वानखेड़े को जानकारी मिल जाती है और अजय वानखेड़े वहाँ से चुपके से ही उस हॉस्पिटल से फरार हो जाता है और जब यहाँ नागपुर पुलिस वापस उस आर्मी हॉस्पिटल में पहुँचता है और उस अजय वानखेड़े को अपने कस्टडी में लेना चाहता है, तब जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे वो अजय वानखेड़े नहीं था। वो अजय वानखेड़े ना ही पुलिस के कस्टडी में आया और ना ही आर्मी वालों के कस्टडी में था और आखिरकार पुलिस को ये पूरी तरह अब संदेह हो चुका था कि हो ना हो कहीं न कहीं इस ज्योत्सना के बीच इसका कुछ न कुछ चक्कर है, कुछ न कुछ संबंध है। अजय वानखेड़े जो कि ज्योत्सना से प्रेम कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई जिसके बीच वो उसकी शादी नहीं हो सकी और अब अजय वानखेड़े जो था वो अपने जो है ज़मानत के लिए वो जो है हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए अपील करता है, लेकिन उनकी ज़मानत वहाँ से भी रद्द हो जाता है और अब अजय वानखेड़े को ये अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि पुलिस अब उसको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए अजय वानखेड़े का जैसे ही अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी जाती है, तो वो खुद ही पुलिस के पास जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो बताता है इस सारी घटना के बारे में। जब पुलिस इनसे उस घटना के बारे में जानकारी लेता है, वो बताता है कि वो दोनों एक दिन अचानक से मिले थे और वो दोनों कहीं शहर से बाहर घूमने के लिए निकले थे और उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे जो है अजय वानखेड़े को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो अजय वानखेड़े जो है ज्योत्सना की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको नागपुर के बाहर ही एक जगह पर ले जाकर मिट्टी में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, क्योंकि वो हर हाल में चाहता था कि इस घटना के बारे में किसी को भी कोई जानकारी ना हो और ना ही इसके बारे में किसी को भी पता चले। और अब यह घटना जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस तुरंत ही आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत ही उस मौके पे पहुंचता है जहां पे ज्योत्सना की लाश को दफन किया गया था और उस लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर जो अजय वानखेड़े ने किया था वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जैसे इस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोग इस घटना को सुनकर जो है दृश्यम फिल्म का कैरेक्टर समझने लगे, क्योंकि उसने उसकी हत्या करके फ़ोन को एक दूसरे गाड़ी में डाल दिया था
जिससे कि वो गाड़ी जहाँ जहाँ जा रहा था उसका लोकेशन चेंज होता जा रहा था। इसीलिए पुलिस उसकी जैसे ही लोकेशन ट्रैक कर रही थी तो हर मिनटों मिनटों में उसकी लोकेशन चेंज होता रहता था। और वो इसी तरह अपनी प्रेमी जिस यानी कि जो ये अजय वानखेड़े था, जो शादी करने के लिए एक मैरिटल सोशल जो वेबसाइट था जिस पे शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था, वहीं से इस घटना के बारे में पता चलता है। पता ये चलता है कि ये जो आर्मी ऑफिसर अजय वानखेड़े था, इसकी भी पहले 2 शादी हो चुका था, जो कि दोनों तलाक हो चुका था। इसीलिए ये तीसरी शादी करने की फिराक में था। और इधर जो ज्योत्सना थी, इसका भी पहला शादी का डाइवोर्स हो चुका था और ये अपने दूसरे पति को ढूंढ रही थी। तभी इन दोनों की मुलाकात ये मैरिटल सोशल साइट पे होता है और इन दोनों के बीच बातचीत होती है। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई इन दोनों के बीच जिसकी वजह से ज्योत्सना की हत्या उसके प्रेमी ही ने, आर्मी ऑफिसर अजय वानखेड़े ने कर दी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनने के बाद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।